नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। क्या कुछ चल रहा है राज्य में और देश में, वैक्सीन के निर्माण में किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर भी डालेंगे नज़र। और क्या कुछ हुआ है अमेरिकन कांग्रेस में, उस पर भी डालेंगे नज़र। लेकिन फिलहाल नज़र डालते हैं बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को आज राष्ट्र को किया समर्पित। 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने भारत में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना बनाने पर दिया जोर। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की मोर्चाबंदी। बाइडेन की जीत की पुष्टि के लिए बुलाए गए सत्र को कुछ देर के लिए स्थगित करने पर किया मजबूर। बाइडेन ने इसे राजद्रोह दिया करार। ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए किया लॉक। अगले 24 घंटे फेसबुक पर भी ट्रंप नहीं कर पाएंगे कोई पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर जताई चिंता। कहा, क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी। गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट पार्टी की जीत। पार्टी उम्मीदवार जॉन असफ और राफेल वोनार्ड जॉर्जिया से सीनेट का चुनाव जीते। सीनेट में 50-50 की स्थिति। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास होगा टाई ब्रेकर का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारी किसानों के जमावड़े को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की जताई आशंका। महामारी को ध्यान में रखते हुए किसान आंदोलन में जरूरी एहतियाती कदम उठाने पर मांगा सरकार से जवाब। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज उन्होंने की बैठक। कोविड-19 टीकाकरण का एक और ड्राई रन कल। देश में रिकवरी दर 96.36%। पिछले 10 दिन में 10 लाख की आबादी पर केवल 1 मौत। और बारिश से प्रभावित सिडनी टेस्ट के मैच में शुरुआती झटके के बाद संभली ऑस्ट्रेलिया की टीम। पहला टेस्ट मैच खेल रहे बिल पुकोवस्की ने बनाया अर्धशतक। और सीधे आपको लिए चलते हैं गांधीनगर, जहां आरएसएस की प्रेस वार्ता चल रही है। देश भर में 5 लाख से अधिक गांवों में अनेक बार वहां से कार सेवा में लोग गए होंगे, नहीं भी गए होंगे। देश भर में 5 लाख से अधिक गांवों में ये राम भक्त लोग जाएंगे। हमारा दूसरा अनुमान यह भी है कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों में व्यापक संपर्क वे करेंगे। राम जन्मभूमि का मंदिर और उसका संपूर्ण परिसर इतिहास में एक अद्भुत मोड़ है। देश के स्वाभिमान सम्मान का यह प्रतीक है। इसलिए हमारी अपेक्षा भी है कि प्रत्येक घर से वो कुछ न कुछ सहयोग लेकर के आएंगे। ऐसी अपेक्षा की है कि न्यूनतम सहयोग 10 रुपए का। संपन्न परिवार हैं तो 100 रुपया, 1000 रुपया। और जिनको परमात्मा ने सामर्थ्य, श्रद्धा ये दी है, वे और अधिक सहयोग करते हुए इस भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में आनंद के साथ वे आगे आएंगे। उसकी चर्चा भी इस बैठक में हुई है। आगे चलकर देश भर में भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं। उसको लेकर के हमारे समूह वे आगे बढ़ें, उसकी चर्चा भी हुई है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, सुंदर बातें हैं।
पहली बार देश एक नई सुंदर भारतीय भाव आधारित शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। उसका क्रियान्वयन भी अच्छे से आगे हो, इस दृष्टि से भी कार्यकर्ता बंधु स्थान स्थान पर प्रयत्नशील होंगे और इस प्रकार देश भर से आए 30 से अधिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भविष्य में इस देश को और अच्छे प्रकार से समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानपूर्ण भारत, सारे विश्व को एक दिशा देने वाला भारत, एक वैभवशाली भारत, इस निर्माण हेतु सभी प्रयत्नशील हों, ऐसा उद्देश्य इस बैठक का है। मैंने बताया यह बैठक प्रतिवर्ष होती है, उसी श्रृंखला में यह बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। इसके मोटे मोटे तो आरएसएस की प्रेस वार्ता भी आप सुन रहे थे। राम मंदिर निर्माण को लेकर आज एक अहम बैठक हुई है। किस तरीके से आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को समर्पित किया है। इस सेक्शन के अंतर्गत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ियां दौड़ेंगी, जिसे 12,000 हॉर्स पावर वाली मेक इन इंडिया के तहत बनी शक्तिशाली इंजन से चलाया जाएगा। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से जहां एक और हरियाणा और राजस्थान के किसानों को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी, मनेसर, नारनौल, पुलेरा और किशनगढ़ के उद्योग धंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कठवा स्थित कॉन्कर का कंटेनर डिपो भी इस रूट मैप में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। और प्रधानमंत्री ने इस कॉरिडोर को हरियाणा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे इन राज्यों में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो ये आसान बनाएगी ही, साथ ही इन दोनों राज्यों के कई जिलों में उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक
तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस फ्रेट कॉरिडोर में 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं, जहां इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट टर्मिनल होंगे, कंटेनर डिपो बनेंगे और पार्सल हब जैसी कितनी ही विशाल और आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित होने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन सब का लाभ हमारे गांव, हमारे गरीब और हमारे किसानों को मिलेगा। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ही 9 राज्यों में 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं। इन स्टेशनों पर इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट टर्मिनल होंगे, कंटेनर डिपो होंगे, कंटेनर टर्मिनल होंगे, पार्सल हब, न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं, अनेक नई व्यवस्थाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं और विशाल व्यवस्थाएं विकसित होने वाली है। इन सब का लाभ हमारे गांव को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा, छोटे उद्योगों को होगा, कुटीर उद्योगों को होगा और साथ साथ बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा और उनके द्वारा भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि जब भारत के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर के अनुरूप तैयार करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में इसीलिए रेलवे, वाटरवे और एयरवे सहित मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। आज समय की मांग है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैचिंग करे, इस दिशा में ले ही जाना होगा। हमें विश्व की उत्तम से उत्तम चीजों की ओर बराबरी करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। आज हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे की कनेक्टिविटी पूरे देश में पहुंचाई जा रही है और तेजी से पहुंचाई जा रही है। अपने पोर्ट्स को, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में बनाए गए 2 वैक्सीन का जिक्र खास तौर पर किया। पीएम ने कहा कि इस कदम ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि पर हर भारतवासी का सर फख्र से ऊंचा हो गया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को दादरी से जोड़ने वाली 1500 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर से देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगा। जेएनपीटी को दादरी से जोड़ने वाली 1500 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगी। WDFC इन राज्यों से गुजरता हुआ वो धागा है जो आपस में बांधते हुए इन क्षेत्रों के समुचित आर्थिक और सामाजिक विकास में
योगदान करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्रेट कॉरिडोर के एक खंड को राष्ट्र के नाम समर्पित करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ ही राजस्थान के लिए खास तौर पर एक सौगात है। पैरेलल ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बने फ्रेट के लिए, जिससे कि देश की आर्थिक गतिविधि तेज गति से बढ़ सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज हो सके। और वही आज मैं समझता हूं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 42% हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान वासियों के लिए तो प्रधानमंत्री जी आपने बहुत बड़ी सौगात दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर, कनेक्टिविटी के जरिए आत्मनिर्भर भारत की नींव को आगे बढ़ाया जा रहा है। फ्रेट कॉरिडोर के जरिए न केवल राजस्थान और हरियाणा के गांवों, शहरों, कस्बों और व्यापार में एक नई क्रांति आएगी, बल्कि देश के किसानों को फायदा होगा। लॉजिस्टिक के आधार पर देखें, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में देखो तो एक अभूतपूर्व काम होने जा रहा है। बिल्कुल रजनी, और देखिए एक तरह से किसी भी देश की प्रगति का आधार इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा कनेक्टिविटी होता है। और इन दो मोर्चों पर अगर खासतौर से बीते 6 वर्षों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा काम हुआ है। और आज जिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले भी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से का लोकार्पण किया था और आज भी किया है। देखिए इसकी परिकल्पना साल 2006 में ही कर दी गई थी, लेकिन साल 2014 तक ये कागजों पर ही घूमता रहा, राज्यों के साथ कोई संवाद नहीं हुआ। इसके लिए जो जरूरी निवेश या जरूरी व्यवस्थाएं करनी थी वो चीजें नहीं हुई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब आए उसके बाद से काम शुरू हुआ, यानी 2006 से 2014 तक 1 किलोमीटर भी लाइन नहीं बिछी, लेकिन 2014 से अब ये स्थिति है कि करीब 1100 किलोमीटर लाइन का निर्माण लगभग हो चुका है। और इसमें से कई सेक्शंस में काम भी शुरू हो चुका है। काम छोटा मोटा भी नहीं। आप देखिए आज ही जो प्रधानमंत्री ने 1.5 किलोमीटर दुनिया की सबसे लंबी एक तरह से रेल, जो इलेक्ट्रिक रेल है, जो डबल स्टैक है, मतलब ज्यादा सामान भारी वहन कर सकती है इस तरह की ट्रेन, और दुनिया की ऐसी पहली ट्रेन। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश में हुआ। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहे तो ये फ्रेट कॉरिडोर, चाहे ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर हो या वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर हो, एक तरह से भारत के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला। निश्चित तौर पर खासतौर से किसान जो है या छोटे जो कारोबारी है या बड़े व्यवसायी भी है, बड़े उद्योग धंधे हैं, उनके सामान विदेशों तक, लोकल सामान ग्लोबल तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसके आसपास जो रोजगार और अन्य व्यवस्थाएं खड़ी होने वाली, जिसकी वजह से रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाला है। बिल्कुल सुधाकर, रेलगाड़ियां हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं, उनकी संजीवनी बूटी हैं एक तरीके से। लेकिन मालगाड़ियों का जब जिक्र होता था आपसे पहले, उनकी सुस्त रफ्तार को लेकर चर्चा होती थी, लेकिन उनकी रफ्तार में एक जो क्रांति आ रही है उससे क्या कुछ बदलने वाला है, ना केवल व्यापारिक दृष्टि से, यात्री रेलगाड़ियों की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो पूरे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, पूरी मूलभूत संरचना में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है देश में। जी रजनी, बिल्कुल। और देखिए अमूमन होता क्या था इससे पहले या अभी भी कुछ सेक्शंस पर कहें तो मालगाड़ियों की जो रफ्तार, चलने की रफ्तार होती थी, अब वो 25-30 किलोमीटर की रफ्तार से चलती थी। और जब मालगाड़ियां चलती थी तो उसकी वजह से जो यात्री ट्रेनें अक्सर रेलवे का एक तरह से लेट लतीफी के चलते रेल का जो एक तरह से कह सकते हैं वो समान रूपी शब्द हो गया था, लेट लतीफी। लेकिन ये व्यवस्थाएं बीते 6 वर्षों में बदली है। अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हमारी मालगाड़ी जा रही है तो उसकी वजह से यात्री ट्रेनें भी अब समय से पहुंच पा रही हैं। ये जो 25-30 किलोमीटर की रफ्तार थी वो अगर 100 किलोमीटर तक बढ़ जाती है तो आप सोचिए कितनी जल्दी हमारा सामान जो पोर्ट्स तक, बंदरगाहों तक पहुंच सकता है। जो एक तरह से एक्सपोर्ट के लिए जो तेजी चाहिए,
जो किफायत चाहिए, यात्रा किफायती होनी चाहिए, तो वो सब एक तरह से किफायती सामान हम बना सकते हैं, हमारे लोग बना सकते हैं। और किस कदर से ये न सिर्फ भारत के लोगों को, एक तो भारत के उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने वाला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी किस तरह से इसमें एक तरह से अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ये चेंज करने वाला। और प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश का जो फोकस है इस वक्त दो पटरियों पर है। एक तरफ व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के उसका विकास हो, चाहे उसको घर मिले, चाहे शौचालय मिले, उसके लिए बिजली की व्यवस्था हो, गैस की व्यवस्था हो, उसके लिए अन्य रोजगार की व्यवस्था, उन तमाम व्यवस्थाएं की जा रही। तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पटरी है, जो कनेक्टिविटी की पटरी है, वो भी उसी तरह बिछाई जाए। और खासतौर से ऐसे क्षेत्र जो नेग्लेक्टेड रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में रेलगाड़ी की उपलब्धता नहीं थी, अब बहुत जल्द ही हर राज्य की राजधानी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगी। इसी तरह वाटरवे, एयरवेज, तो तमाम कनेक्टिविटी की बात है। तो निश्चित तौर पर भारत एक नए युग में जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात की जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारत एक नए युग में कदम रख रहा है, जहां नहीं केवल आपस में सारे हिस्से जुड़ेंगे, बल्कि अब जो चीजें हैं, विकास है, उसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर जारी सियासी घमासान लगातार नए रूप ले रहा है। ताज़ा घटनाक्रम के बाद वाशिंगटन में 15 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर अमेरिकी संसद की बुलाई गई बैठक से पहले ट्रंप समर्थकों की भीड़ व्हाइट हाउस और अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा होकर कैपिटल हाउस की घेराबंदी उसने की और अमेरिकी सीनेट के कक्ष में वे घुस गए। ट्रंप समर्थकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वाशिंगटन के आसपास की सड़कों को बंद करना पड़ा और पुलिस को भी तैनात किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। ट्रंप समर्थक 4 स्तरीय सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प में गोली लगने से एक महिला की मौत भी हुई है। हालांकि अब अधिकारियों के मुताबिक कैपिटल बिल्डिंग सुरक्षित है। अमेरिकी नेशनल गार्ड्स की तैनाती के साथ ही वाशिंगटन में भीड़ तितर बितर होनी शुरू हो गई है। नेशनल गार्ड्स के अनुसार डीसी सेना और एयर नेशनल गार्ड्स के करीब 2700 सैनिक राजधानी में तैनात किए गए हैं। इनके अलावा वर्जीनिया से भी 650 सैनिकों को बुलाया गया है। और अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने मोर्चाबंदी की, जिसके कारण बाइडेन की जीत की पुष्टि के लिए बुलाए गए सत्र को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कहा कि वह चुनाव परिणाम राज्यों को वापस भेज दे। हालांकि ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। यही नहीं, इस घटनाक्रम के दौरान बाइडेन के राष्ट्रपति चुनने की संवैधानिक प्रक्रिया भी रुक गई। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों के आने पर इसे दोबारा शुरू कराया गया। बहरहाल बाइडेन ने इसे राजद्रोह करार दिया है। तो वहीं संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कर रहे उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी घटनाक्रम की उन्होंने कड़ी निंदा की। कैपिटल बिल्डिंग वाशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के पूर्व में कैपिटल हिल में स्थित है। उच्च सुरक्षा वाली इस जगह पर अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन बैठते हैं। It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Through war and strife, America's endured much, and we will endure here, and we will prevail again, and will prevail now. The work of the moment and the work of the next 4 years must be the restoration of democracy, of decency, honor, respect, the rule of law, just plain, simple decency. इस बीच यूरोप के कई नेताओं ने To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. And as we reconvene in this chamber, the world will again witness the resilience and strength of our democracy.
और इस बीच यूरोप के कई नेताओं ने अमेरिका में हुए इस प्रदर्शन की निंदा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि वाशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुखी, क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी। गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस बीच सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 वीडियो और ट्वीट को पोस्ट करने के बाद लॉक कर दिया है। ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए लॉक किया है। साथ ही कहा है कि इन ट्वीट्स को नहीं हटाया गया तो अकाउंट को लॉक ही रखा जाएगा। जॉर्जिया चुनाव के परिणामों के बाद रिपब्लिकन समर्थकों द्वारा हिंसा पर उतर जाने के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर वीडियो पोस्ट किया था। फेसबुक और यूट्यूब ने भी ट्रंप की इस वीडियो को हटा दिया है जिसमें वे अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा अगले 24 घंटों तक फेसबुक पर ट्रंप कोई पोस्ट नहीं कर पाएंगे। और अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट पार्टी ने जीत हासिल की है। पार्टी उम्मीदवार जॉन ओसाफ और राफेल वोनाक जॉर्जिया से सीनेट का चुनाव जीत गए हैं। सीनेट में 50-50 की स्थिति है, जिसके बाद अब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास टाई ब्रेकर का फैसला होगा। और अमेरिका में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा जुड़ गए हैं। अभिषेक, संवैधानिक तरीके से सत्ता के हस्तांतरण में एक तरीके से जो है वो अवरोध उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है और पूरे ही विश्व में अब इसकी निंदा हो रही है। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो, अब ये सुनिश्चित करना होगा अमेरिका को। ट्रंप और उनके कुछ वायलेंट सपोर्टर्स को छोड़ के पूरी दुनिया लगभग ये मान चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं रहने वाले हैं और जो बाइडेन और कमला हैरिस की टीम अब उनसे नई सत्ता की चाबी संभालेंगी। पूरी दुनिया ने जो बाइडेन को अपकमिंग आने वाले राष्ट्रपति के रूप में बधाई भी दी है और कल रात में जो भी कुछ अमेरिका में हुआ उसकी पूरे विश्व के नेताओं ने निंदा की है। प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ने भी इसे एक बहुत गलत प्रयास बताया है। इसके अलावा हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, कनाडा की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे डिस्गस्टिंग बताया। तो दुनिया में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल या कोई भी ऐसा राजनीतिक कोना नहीं है जहां से डोनाल्ड ट्रंप को या उनके सपोर्टर्स को इस एनार्की के लिए किसी भी प्रकार का समर्थन प्राप्त हो रहा हो। बात अमेरिका की करें तो वहाँ भी जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के जो सीनेटर्स हैं, जब बहस शुरू हो रही थी, माइक पेंस उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के कई समर्थक जो रहे हुए हैं सीनेटर्स, वो भी अब उनसे किनारा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने माना है कि ये जो पूरा मॉब इंसाइटेशन है, उसको इंस्टिगेट करना लोगों को और अल्टीमेटली अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा दिन आना जब वहाँ की जो संसद है वहाँ पर लोगों का मार्च हुआ, लोगों ने उसमें तोड़फोड़ की, गोलियाँ चली, संसद वहाँ की संसद के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो ये एक ऐसा मंजर है जिसे अमेरिका के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ हुई है और ये बात अब वो नहीं समझना चाह रहे हैं कि जो भी इसके पीछे है वो कम से कम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन रजनी, इस पूरी प्रक्रिया में एक जो सबसे अहम मुद्दा अभी भी बना हुआ है कि आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी भी डोनाल्ड ट्रंप हैं। उनके पास असीमित पावर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, चाहे मिलिट्री के टर्म्स में बात करें या स्ट्रेटजिक जो रिलेशंस होते हैं उसके टर्म्स में बात करें। अब अगले जो 14 या 15 दिन बचे हुए हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति को पद संभालने में, उस दौरान क्या ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे या कोई ऐसी संवैधानिक वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार की जाएगी कि जहां पर शायद उन्हें अपने पद से समय से पहले हटना पड़े। ये तमाम चर्चाएं हैं जो अमेरिका में अभी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, मौजूदा समय में उन्होंने भी कम से कम ट्रंप का साथ नहीं दिया और ट्रंप के कहने के बावजूद उन्होंने कॉलेजिएट जो वोट्स थे उसको रिकाउंटिंग के लिए अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में नहीं भेजा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा विरोध है जो खुलकर सामने आ गया है ट्रंप के खेमे में। बिल्कुल अभिषेक,
ट्रंप कहीं ना कहीं जो अपनी जो अभी हार जो अभी पूरी तरह से घोषित नहीं हुई है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे हैं। और अमेरिकी लोकतंत्र की बात करें, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और अभूतपूर्व और निंदनीय है ये घटना। ऐसे में जो ट्रंप के समर्थक हैं, जो उनके हारने से अब तक दुखी हो रहे थे, लेकिन इस ताज़ा घटनाक्रम से कहीं ना कहीं ट्रंप ने उन समर्थकों का विश्वास भी खोया है। आप कह सकते हैं कि ट्रंप के समर्थकों या ट्रंप का जो एक लार्जर जो मॉडरेट ओपिनियन के लोग होंगे उनके देश में, हम उम्मीद करते हैं कि उनको ये जो पूरी घटना गुजरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होगी और वो दोबारा अपने जो भी उनका स्टैंड है उस पर रीथिंक करेंगे। फिलहाल जो छोटे कुछ एक वीडियोस आ रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, वहाँ पर जो ट्रंप के समर्थक थे जो अंदर घुसे हैं उस कैपिटल बिल्डिंग में, उनको इस बात का कोई मलाल नहीं था। वो खुद को एक रेवोल्यूशन का हिस्सा मान रहे थे और ऐसी स्थिति में जब पुलिस ने कार्रवाई भी की तो वो उसे पुलिस की कार्रवाई को दमनकारी बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हो सकता है कि जो बड़े अमेरिका है या पूरे अमेरिका में इस घटना की घोर निंदा हो रही हो, लेकिन वहाँ जो समर्थक हैं, जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स रहे हैं, कम से कम उनके मन में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कहे तो दुविधा नहीं थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या ट्रंप के जो बाकी समर्थक हैं अब उनसे अपना किनारा करेंगे? जो वहाँ की प्रशासन है उसने तो कम से कम ट्रंप के जो अधिकार हैं उनको बहुत ज़्यादा मानने से अभी मना कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब ने उनके वीडियोज़ और उनके जो कमेंट्स हैं उसको बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया की प्रमुख सोशल वेबसाइट से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है अमेरिका के इतिहास में, अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए, अमेरिकी सरकार के लिए। और वहाँ की सीनेट किस तरीके का फैसला लेती है, वहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था है 25th अमेंडमेंट की, जिसके तहत अगर उसे इवोक किया जाता है तो राष्ट्रपति को समय से पहले पद से हटाया जा सकता है, माइक पेंस उनकी जगह ले सकते हैं। ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन क्या होगा अभी इसके लिए थोड़ा हमें और देखना होगा वक्त। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आने वाले कुछ घंटे, आने वाले कुछ दिन अमेरिकी लोकतंत्र के लिए, अमेरिका की राजनीति के लिए बेहद अहम है। उन पर नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी की। और मिड डे प्राइम में अब बात ताज़ा खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के जमावड़े को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या किसान कोविड को देखते हुए जरूरी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। सरकार की ओर से इससे इनकार करने के बाद सीजेआई ने कहा कि हम चिंतित हैं, ये पिछले साल तबलीगी जमात की तरह संक्रमण फैलने का खतरा बन सकता है। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ये टिप्पणी निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की मांग की सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि जैसे कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद निजामुद्दीन मरकज में इतनी भीड़ एकत्र हो गई, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस अभी तक मौलाना साद को खोज नहीं पाई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही सुनवाई के दौरान किसान प्रदर्शन से भी ऐसे ही हालात पैदा होने की आशंका जाहिर की है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विकास सारथी जुड़ रहे हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि जो किसानों का आंदोलन हो रहा है वहां से संक्रमण फैलने की आशंका है, और जबकि अब नया स्ट्रेन है तब ज्यादा एहतियात रखना बेहद जरूरी है। जी रजनी, इस मामले में कोर्ट हालांकि सुनवाई तो दूसरे मसले की कर रहा था, तबलीगी जमात से जुड़े मामले की, लेकिन कोर्ट ने फिर किसानों के जमावड़े पर भी एक टिप्पणी की है। और ये कोर्ट ने जब पूछा कि क्या वहां पर किसी तरह के कोविड को लेकर के किसी तरह के प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं, तो इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई विजिबल प्रिकॉशन नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे किया जा रहा है। तो कोर्ट ने चिंता जरूर जताई है, लेकिन इस मामले में पहले जब सुनवाई हुई थी तब भी सरकार की तरफ से ये सवाल उठाया गया था। उस वक्त कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी हालांकि नहीं की थी, और जो सीधे सीधे जो याचिकाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं, किसानों के जमावड़े से जुड़ी हुई हैं, उन पर सुनवाई कोर्ट को करनी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोमवार को वो सभी इस मसले से जुड़े जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं उन पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इस बीच ये टिप्पणी आई है और कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, न केवल मौलाना साहब के बारे में, बल्कि ये भी कहा है कि वो एक विस्तृत जो गाइडलाइन है वो जारी करें। हालांकि रजनी, कोविड को लेकर के जो जमावड़ा है किसी भी तरह का, उसको लेकर गाइडलाइन पहले से हैं, लेकिन कोर्ट
ने ये टिप्पणी जरूर की है कि सरकार एक बार फिर उस विषय को देखे और इसको लेकर के अगर और ज्यादा कुछ गाइडलाइंस में परिवर्तन की जरूरत है तो वो करे और उनको प्रकाशित करे। बिल्कुल विकास, किसान आंदोलन और उनकी मांगे अपनी जगह हैं, लेकिन किसानों का स्वास्थ्य, उनकी सेहत की चिंता करना भी लाजमी है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है अगर बात करें अदालत की ओर से या सरकार की ओर से? देखिए, सरकार ने तो पहले खुद ये बात उठाई थी, जिस पर आज सीजीआई ने टिप्पणी की, ये बात खुद सरकार ने उठाई थी जब सीधे सीधे इस मामले की सुनवाई हो रही थी। तो उस वक्त इस पर शायद कोर्ट का उतना ध्यान नहीं गया और आज तबलीगी जमात के मामले में कोर्ट ने इस बात को लेकर के जो उनकी चिंताएं हैं उसको उजागर किया है। अब केंद्र सरकार फिर से जो गाइडलाइंस है उनको एक बार दोबारा जारी कर सकती है या उनमें कुछ बदलाव कर सकती है। इतना बड़ा जमावड़ा है, इसमें किसी भी प्रशासनिक एजेंसी के लिए ये जिस तरह से चालान वगैरह का प्रावधान है, जैसे हमने देखा है दिल्ली एनसीआर में जो जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जहां इतना बड़ा जमावड़ा हो वहां पर एजेंसियां किस तरह कार्रवाई कर पाएंगी, कितनी कार्रवाई कर पाएंगी, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें आना पड़ेगा और इसको लेकर के कुछ निर्देश जारी करने पड़ेंगे। लेकिन जिस पैमाने पर वहां पर लोगों का जमावड़ा है, एजेंसियां बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो वहां पर जाके जुर्माना करें, क्योंकि ये सब प्रावधान पहले से रजनी, लेकिन जो इसको लेकर के व्यवहारिक परेशानियां हैं वो अपनी जगह हैं। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन प्रदर्शन को लेकर अब किसानों के स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और सरकार से जवाब तलब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के लिए नए औद्योगिक विकास योजना 2021 की आज घोषणा की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि ये नए जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई योजना है जो इस नए केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के लिए नए द्वार खोलेगी। 28,400 करोड़ की कुल लागत वाली औद्योगिक योजना को व्यापार करने में आसानी के लिए सरल बनाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर के विकास को भी ध्यान में रखकर इस तरह की कोई योजना बनाई गई है। For the first time, any industrial incentive scheme is taking industrial development to the block level and will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. नई औद्योगिक विकास योजना से जम्मू कश्मीर में 4.5 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस योजना के लागू होने से अभूतपूर्व निवेश होगा। Employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced and sustainable socio-economic development of the region. Manufacturing as well as service sector units in Jammu and Kashmir to benefit. The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in Indian economy and development with substantial investment, and I guess it will be more than 20,000 crores. और मिड प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। इस साल प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT में दाखिले की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 6 बजे IIT में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली JEE एडवांस परीक्षा की तारीख की घोषणा करेंगे। इसके अलावा इस साल IIT में दाखिले के लिए क्या योग्यताएं होंगी और छात्रों को क्या छूट मिलेगी, इसकी घोषणा भी शिक्षा मंत्री करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल कोविड महामारी की वजह से इन संस्थानों में दाखिले के लिए नियमों में कुछ छूट दी गई थी। इस साल भी छात्र JEE एडवांस परीक्षा में शामिल होने के अधिक मौके दिए जाने समेत पात्रता की शर्तों में कुछ अन्य छूट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों को आज शाम होने वाली घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। और
और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, आईआईटी में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए आज अहम दिन है, किस तरीके की छूट छात्र चाहते हैं कोविड की स्थिति को देखते हुए? देखिए रजनी, जो आईआईटी में दाखिले होते हैं तो उसमें छात्रों को जेईई मेंस परीक्षा और जेईई एडवांस परीक्षा दोनों परीक्षा क्वालिफाई करनी होती है। और उसके अलावा जो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो छात्रों को 12वीं की परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाने जरूरी होते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में कम से कम 20%, टॉप 20% छात्रों में शामिल होना भी जरूरी होता है। तो पिछले साल कोविड की परिस्थिति में जब हर बोर्ड की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी, चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा या राज्यों की बोर्ड परीक्षा, तो वैसी स्थिति में जो ये 75% अंक वाला जो क्राइटेरिया है और जो शीर्ष 20% में आने वाला जो क्राइटेरिया है, इसको खत्म कर दिया गया था। और जो 12वीं परीक्षा पास करने वाला कोई भी छात्र अगर जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करता है तो वो आईआईटी में दाखिले के योग्य था। और इस साल चूंकि इस साल जो जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं उनपे कोरोना या कोविड महामारी का सबसे अधिक असर पड़ा है, क्योंकि पिछले साल उनकी पढ़ाई काफी बाधित रही। तो ऐसे छात्र चाहते हैं कि इस साल भी इस तरह की छूट को जारी रखा जाए, क्योंकि जो पिछले साल जो छूट दी गई थी एज ए वन टाइम मेजर 1 साल के लिए दिया गया था, तो छात्रों की मांग है कि इस साल भी इस तरह जो पात्रता की शर्तें हैं उनमें छूट दी जाए। तो हो सकता है कि जो आज शिक्षा मंत्री घोषणा करेंगे तो कुछ छूट देने की घोषणा, इसी तरह की छूट की घोषणा करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है रजनी की जेईई एडवांस परीक्षा में छात्रों को शामिल होने के 2 मौके ही मिलते हैं। तो कई छात्र जो पिछले साल कोविड की वजह से जेईई मेंस या जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उनकी मांग है कि जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के चांसेस है, जो मौके हैं उनको बढ़ाया जाए, यानी जो 2 मौके दिए जाते थे उनको बढ़ाकर 3 कर दिया जाए। तो उनको उम्मीद है कि जो शिक्षा मंत्री है वो उनकी मांगों पर गौर करेंगे और जो शामिल होने के मौके हैं वो बढ़ाए जाएंगे। हालांकि एक बात मैं आपको रजनी बताना चाहूंगा कि पिछले साल जिन छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से या जो कोविड के प्रतिबंध देश भर में लागू थे उस वजह से अगर वो शामिल नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए एक विशेष निर्णय जो ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड जो आईआईटी का होता है उसने एक निर्णय लिया था कि वो इस साल 2021 में फिर से जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। उनको जेईई मेंस परीक्षा क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये उन छात्रों के लिए पिछले साल ही घोषणा कर दी गई थी। तो वैसे छात्र जो चाहते हैं कि जो अंक का जो क्राइटेरिया है 75% अंक का, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए या फिर चांस शामिल होने के मौके अधिक दिए जाए, उनको उम्मीद है कि आज जब शिक्षा मंत्री घोषणा करेंगे तो कुछ उनके लिए अच्छा होगा। और उनको इस बात से भी उम्मीद बंधी है क्योंकि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने साल में 4 बार जेईई मेंस परीक्षा कराने की घोषणा की थी, क्योंकि पहले बात की थी। तो उनको उम्मीद है कि जब जेईई मेंस परीक्षा में छूट दी गई है, छात्रों को शामिल होने के अधिक मौके मिले, तो इसी तरह की कोई छूट उनको जेईई एडवांस परीक्षा में भी दी जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोविड की चुनौती अपने आप में अभूतपूर्व है। इसको देखते हुए कई बदलाव पिछले साल किए गए थे जेईई एडवांस की परीक्षा में और आईआईटी दाखिला लेने वाले छात्रों को छूट दी गई थी और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि छात्रों को कुछ छूट जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए जीडी न्यूज। हम लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हमने क्या कमी है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन के टीकाकरण से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बार फिर कल
देश में देशव्यापी ड्राई रन आयोजित कर रही है। देश भर में ड्राई रन चलाने को लेकर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज बैठक कर रहे हैं। शुक्रवार को होने वाली देशव्यापी ड्राई रन में देश के 700 से अधिक जिलों में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण से संबंधित तैयारियों की एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। पिछले ड्राई रन की तरह ही इस बार भी प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा, निजी स्वास्थ्य सुविधा, शहरी और ग्रामीण आबादी तक पहुंच बनाने के अनुकूल स्थलों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी को लेकर ये सुनिश्चित किया है कि कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की सारी तैयारी सही रास्ते पर है। शुक्रवार को देशव्यापी ड्राई रन के पहले आज हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के लिए ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक आयोजन उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी को हो चुका है। तो कल देशव्यापी ड्राई रन की तैयारी है और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीतेंद्र, कई चरणों में अब तक कहें तो ये तीसरा या चौथा चरण होगा शुक्रवार को जब ड्राई रन होगा, और हरियाणा में भी ड्राई रन हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी ड्राई रन हुआ है। तैयारियों की एक व्यापक समीक्षा हो रही है ताकि देश को एक पूरी तरह से फुल प्रूफ वैक्सीन मिल सके। निश्चित तौर पे जो कल ड्राई रन होगा रजनी, उसके पीछे मकसद ये है कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश भर में, वहां पर स्मूथ एक तरह से टीकाकरण अभियान चल सके, उसकी एक प्रैक्टिस की जा रही है। क्योंकि पिछली बार जब हुआ था ये तीसरा ड्राई रन होगा। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को सिर्फ 4 राज्यों में 2-2 जिलों में उनके चलाया गया था। उसके बाद 2 जनवरी को तकरीबन हर राज्य की राजधानी में जो 3-3 साइट थे वहां पे सिलेक्शन किया गया था। और कल जो ड्राई रन होगा उसकी खासियत ये होगी कि सभी जिलों में 3 साइट सेलेक्ट किया गया है जहां पर ड्राई रन होगा। एक निजी अस्पताल होगा, एक सरकारी अस्पताल होगा, और जो तीसरा जो जगह होगा वो स्वास्थ्य केंद्र होगा, या फिर जो दूसरी जगह के ग्रामीण इलाकों में वो साइट होगा, उनको चयन किया गया है। और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि एक इंटरनेट व्यवस्था कैसी है, कोविन ऐप किस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा जो लोग हैं उनको बैठने की व्यवस्था हो, 3 रूम होना चाहिए जिसमें बैठने की व्यवस्था हो, जहाँ पे टीकाकरण हो एक रूम में, और तीसरे में लोग जो जिनका टीका हो चुका है वो आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन उनका होगा, उसका ख्याल रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त ख्याल रखा जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो इसको कवायद इसलिए भी हो रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा तो सरकार को अब डिसीजन लेना है कि कब से एक्चुअल में वास्तव में टीकाकरण अभियान शुरू कराया जाए। और इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं निर्वाण भवन में, स्वास्थ्य मंत्रालय में, और उन्होंने फुल प्रूफ व्यवस्था करने की बात कही है। और सभी राज्यों से उनको एक सुझाव भी मिलेगा, राज्य क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे, और उसके बाद जो भी केंद्र को लगता है कि राज्यों के कुछ सुझाव उचित होंगे तो उससे अपना निर्णय केंद्र सरकार लेगी। बिल्कुल, तो वैक्सीन निर्माण की दिशा में देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है, और इसी के चलते कल का जो ड्राई रन है वो बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,16,00,000 से ज़्यादा मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 19,587 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। और देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने पैर पसार लिए हैं। केरल समेत कुछ राज्यों ने तो फ्लू को आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। केंद्र सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए राज्यों को नियंत्रण और इसके प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव दिए हैं। दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। तो कोविड की चुनौती के साथ देश अब बर्ड फ्लू की चुनौती से भी जूझ रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ रहे हैं।
अनुज, कोविड की चुनौती से देश जूझ रहा है, उसकी वैक्सीन के निर्माण की दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बर्ड फ्लू एक नई चिंता देश के कई अहम राज्यों में सामने आई है। देखिए, बिल्कुल रजनी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बर्ड फ्लू के जो मामले आए हैं, बढ़ते हुए मामले आए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित केरल राज्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर कई मामले आए हैं, राजस्थान में है, हरियाणा में है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ मिलकर इस पर निगरानी कर रही है। जो पशुपालन विभाग है उसके अंतर्गत जो है एक टास्क फोर्स का गठन अलग अलग राज्यों के अंदर कर दिया गया है। जो मुर्गी फार्म हैं, उन मुर्गी फार्म को पूरी तरीके से दवाइयों का वहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है, या फिर उनको मुंह से जो है मुंह पर उनको कपड़ा ढककर या हाथों में ग्लव्स पहनने की उनको दिशा निर्देश हिदायतें दी गई हैं। दूसरी बात है कि जो अभी तक पक्षी जो मृत पाए गए हैं, जिसमें कौवे, बत्तख या फिर कुछ इलाकों में, हरियाणा जैसे इलाकों में मुर्गी भी मृत पाई गई हैं, उन ऐसे जितने भी सेंटर्स हैं या मुर्गी फार्म हैं, उनको एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पर किसी के जाने पर पाबंदी वहाँ पर लगा दी गई है। दूसरी जो हिदायतें दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो मृत पक्षी पाए गए हैं उनको गाड़ने के लिए, ज़मीन में दफनाने के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पॉली बैग के अंदर ही रखकर उनको ज़मीन में गाड़ा जाएगा, और वहाँ पर कोई जलाशय नहीं होना चाहिए, कोई तालाब नहीं होनी चाहिए, कोई नदी नहीं होनी चाहिए, उससे दूर उनको दफनाया जाए। इस तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा, अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो लक्ष्य है वो ये है कि इसे बढ़ने से रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए, और यही एक उपाय है। क्योंकि जिस तरीके से बर्ड फ्लू आता है, पहली बार देश में 2006 में रजनी आया था, उसके बाद इस पर नियंत्रण पाया गया था, लेकिन 2015 से लेकर और 2020 हर साल बर्ड फ्लू के मामले आते हैं, लेकिन इस बार 2021 के अंदर ये मामले कुछ ज़्यादा आए हैं। इस बात को लेकर थोड़ा सा केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्लानिंग की गई है ग्राउंड स्तर पर, उसको लेकर अभी पिछले 24 घंटे के अंदर मामले बढ़ते हुए नजर नहीं आए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं नियंत्रण इस बीमारी पर पाने के लिए सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से हर जरूरी गाइडलाइन दी जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और अन्य राज्यों में ना फैले इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका। और आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में वार्षिक रणनीतिक वार्ता होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अजीत डोभाल करेंगे, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने करेंगे। दोनों पक्ष व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इमैनुअल बोने अन्य भारतीय गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। रणनीतिक संवाद का अंतिम संस्करण फरवरी 2020 में पेरिस में आयोजित किया गया था। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और अर्थ जगत की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक। शुक्रिया रजनी। और अर्थ जगत की खबरों में आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज की बाजारों की गतिविधियां रही हैं। अमेरिकी बाजारों के साथ अन्य एशिया बाजारों में गिरावट के चलते घरेलू बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। फिलहाल सेंसेक्स में हालांकि थोड़ी सी बढ़त फिर देर बाद देखी गई, जिसमें फिलहाल सेंसेक्स 100 अंक ऊपर उठकर 48,270 पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ ही सही, लेकिन 14,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सुबह में सेंसेक्स में 139 अंक की गिरावट देखी गई थी और निफ्टी करीब 57 अंक ऊपर खुला था। आज एशिया बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 138 अंकों की गिरावट के साथ 27,334 पर कारोबार कर रहा है। जापान का निक्केई इंडेक्स 135 अंक नीचे 27,123 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी सपाट स्तर पर 3,501 के स्तर पर बना हुआ है। पिछले सत्र की तेज गिरावट से उबरते हुए गुरुवार को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना वायदा करीब आधी फीसदी बढ़कर 50,781 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी वायदा करीब 1/4% बढ़ के 69,580 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। पिछले सत्र में सोना 1,230 रुपये प्रति 10 ग्राम फिसला था, जबकि चांदी 1,700 रुपये प्रति किलोग्राम गिर गई थी। दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब के उत्पादन में बड़ी
कटौती करने के लिए तैयार होने के बाद से वैश्विक बाजार में तेल के दाम में जोरदार तेजी आई है। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव $54 प्रति बैरल के ऊपर चला गया और WTI भी $50 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। बिजनेस जगत की खबरों में अभी इतना ही। वापस आपको ले चलते हैं रजनी के पास। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 18,88,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का इलाज करवाकर 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना से 2 करोड़ 18 लाख 18 हज़ार से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 3 लाख 69 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं ब्राज़ील में 78 लाख 74 हज़ार से अधिक लोग संक्रमित हैं। ब्राज़ील में अब तक 1 लाख 99 हज़ार से ज़्यादा लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई है। और चीन के हेबेई प्रांत में कोरोना संक्रमण के 63 नए मामले सामने आने के बाद राजधानी शिजियाजुआंग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन की मुख्य भूमि में इतनी बड़ी तादाद में संक्रमण के मामले कई महीनों के बाद सामने आए हैं। 1.1 करोड़ की आबादी वाले शिजियाजुआंग शहर में यात्री ट्रेन सेवा को निलंबित कर दिया गया है। बीजिंग जाने वाली उड़ानों और कोच सेवा को भी रद्द कर दिया गया है। मंगलवार को मामले पहचाने जाने और बुधवार को 63 संक्रमित मामलों की घोषणा के बाद चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने आने वाले दिनों में मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी है। और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों से रूबरू करा रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। शुरुआत करते हैं सिडनी टेस्ट से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को जल्दी आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दी। बारिश से आई बाधा के कारण पहले सत्र में सिर्फ 7 ओवर ही फेंके जा सके। अपना पहला टेस्ट खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज विल पुकोस्की ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया। वे 62 रन बनाकर सैनी का शिकार बने। दिन का खेल खत्म होने पर स्टीवन स्मिथ 31 और मार्नस लाबुशेन 67 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। और बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आज कोलकाता में अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से बाहर आने के बाद सौरव गांगुली ने कहा कि वो अब ठीक हैं और जल्द ही वापसी करेंगे। पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। अस्पताल से बाहर आने के बाद डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर नजर रखती रहेगी। We say that we come to hospitals to get life back. That really has been that. And I'm absolutely fine. Hopefully I'll be ready to fly soon. Thank you. तो ये थी इस वक्त की खेल की बड़ी खबरें। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। और अब आपको दिखाते हैं जर्मनी के म्यूनिक स्थित स्की टाउन की झलकियां, जहां लोग बर्फ में स्केटिंग का जमकर मजा उठा रहे हैं। कुछ लोग आइस स्केटिंग का भी आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हॉकी खेलते नजर आ रहे हैं। और मिड डे प्राइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं बड़ी खबर पर। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।